नमस्कार, आज की खबर में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। एक दौर हुआ करता था, लोग मुख्यमंत्री आवास और सीएमओ के बाहर खड़े रहते थे इस उम्मीद के साथ कि मिलने का टाइम मिल जाए, और अगर मिलने का टाइम मिल जाता था तो फिर डर इस बात का होता था कि काम होगा या फिर नहीं। अब जरा इस स्थिति को उल्टा कर दीजिए, बिल्कुल उलट सोचिए। देखें कि सरकार टाइम लेने के लिए खड़ी हो और सरकार को डर इस बात का हो कि जनता क्या कहेगी। दौर बदला है, राजनीति भी। एक नजर से कहें तो सरकार की हिम्मत है कि लोगों के बीच जाओ, खरी खोटी सुनो, मौका दो पत्रकारों को प्रश्न पूछने का। बीकानेर में हालात कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, पहले तेल देखो, तेल की धार देखो। वसुंधरा राजे भी अपने कैबिनेट के मंत्रियों की धार उनके परफॉर्मेंस के आधार पर नाप रही है। लेकिन इस बीच सवाल जो उठकर सामने आ रहा है वो ये कि क्या जो मंत्री धारदार नहीं है उन पर होगी कोई कार्रवाई। सीएम वसुंधरा राजे आज श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के दौरे पर रहीं और इस दौरान सीएम राजे ने हनुमानगढ़ के संगरिया में जनसुनवाई की। स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय में जनसुनवाई के दौरान हजारों की संख्या में लोग सीएम राजे के पास अपनी समस्या के समाधान की आस लेकर पहुंचे। इससे पहले राजे ने सारदुल शहर का दौरा किया और जनता की समस्याएं यहां पर सुनी। वहीं करणवाला गांव में पंचायत घर का भी उन्होंने निरीक्षण किया। सीएम के दौरे के तीसरे दिन आज अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई, जब लालगढ़ जाते समय सीएम के काफिले से पहले एक गाड़ी बाइक से टकरा गई और इस हादसे में 2 युवकों की यहां मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। और इस बीच सवाल यह उठा कि आखिर मुख्यमंत्री के काफिले में एम्बुलेंस क्यों नहीं? अगर होती तो 2 जानें बचने की आस रहती। तो इस बीच एक और जो बड़ी खबर निकल करके सामने आई वो ये कि बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले विधायक माणक चंद सुराणा को सरकार के जन सुनवाई कार्यक्रम में तवज्जो मिलने से बीजेपी के नेता नाराज दिखाई दिए। इसी नाराजगी की एक झलक बीकानेर की सागर पंचायत समिति में हुई जनसुनवाई के दौरान देखने को मिली। जनसुनवाई में ऊर्जा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के पास में विधायक को बैठने का मौका मिला, तो इसी क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी रहे, चुनाव लड़े थे, हारे थे सुमित गोदारा। इस बात से नाराज हो गए, उनका मंच पर इस तरह से बैठना नागवार गुजरा। हालांकि तब गोदारा चुप रहे, लेकिन जब सुराणा को उनसे बोलने का मौका पहले मिला तो वो बेफर पड़े। सुराणा मंत्री का ध्यान तालाब की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण की ओर आकर्षित करना चाहते थे, लेकिन गोदारा ने उन्हें रोक दिया। ऐसे में नाराज विधायक ने गोदारा को चुप रहने की नसीहत दी और इसे अपना इलाका बताकर देख लेने की बात कह डाली। आलोक साहब को यहाँ की समस्याओं की कुछ जानकारी पहले जानकारी हमारे लोग तो बीकानेर में सरकार और उसके मंत्री जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन क्या इसका फायदा जनता को मिल रहा है? हर मंत्री जनसुनवाई को लेकर गंभीर हो ऐसा नहीं है। ऊर्जा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का तो शायद गंभीर होना भी एक सवालिया निशान है। खींवसर में जनसुनवाई के सफर में फर्स्ट इंडिया जब उनके साथ रहा तो सामने आया कि जनसुनवाई के नाम पर मंत्री जी किस तरह से खानापूर्ति कर रहे हैं। 11 मिनट में कैसे होती है जनसुनवाई, जरा ये देखिए। समय सुबह 9:30। स्थान गंगा महल पैलेस बीकानेर। बीकानेर के महल नुमा इसी होटल में रुके हैं ऊर्जा मंत्री गजेंद्र खींवसर। जन सुनवाई के लिए निकलने से पहले खींवसर ने यहाँ के पदम महल में ब्रेकफास्ट किया और फिर खुद को तरोताजा करने के लिए चले गए आयुर्वेदिक थेरेपी से मसाज लेने। कुछ ही देर के बाद खींवसर अधिकारियों के लाव लश्कर के साथ चल देते हैं जन सुनवाई के लिए। सागर ग्राम पंचायत में मंत्री महोदय यहाँ पर आए और मात्र 11 मिनट रुके और जन सुनवाई हो गई। जन सुनवाई केवल खानापूर्ति थी, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीणों की केवल शिकायती पत्र लिए और यहाँ से मंत्री महोदय चल दिए और ग्रामीण अपनी जो मन की बात थी वो मंत्री जी के सामने नहीं रख पाए। जन सुनवाई में ऊर्जा मंत्री का पहला पड़ाव था सागर ग्राम पंचायत। 10:46 पर खींवसर यहाँ पहुँचे, मंच पर बैठे और यहाँ मौजूद लोगों से उनकी समस्याएं मांगी। लोगों से शिकायती पत्र लिए गए,
लेकिन उनकी समस्या नहीं सुनी गई और महज 11 मिनट में खिमसर अगली ग्राम पंचायत नापासर के लिए रवाना हो गए। कहीं को नहीं आता, आप खाली समाधान कर देंगे और कहीं समाधान कर दिया कौन एप्लीकेशन ने हाल में भुजिया भेज दिया हुआ और हमें कहीं कैसी है, मतलब कुछ नहीं हो, खाना पूर्ति रहा केवल बस 10 मिनट में चल दिए। बात सुनी कि आपकी केवल एप्लीकेशन लेकर रख नहीं, वैसे तो इन्होंने गलती की है, थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा जनता का समाधान करना भी चाहिए, लेकिन इन्होंने ये थोड़ी गलती की है, बाकी जल्दबाजी में है तो क्या करें। तो साफ तौर पे सुन सकते हैं ग्रामीणों का क्या कहना है कि मंत्री जी आए, जन सुनवाई के नाम पर केवल एप्लीकेशन लिए और चलते बने। अब चलते हैं कि आगे के गांव में मंत्री जी का क्या रुख रहता है इस जन सुनवाई के दौरान। कुछ ही देर में मंत्री जी जा पहुंचे नापासर ग्राम पंचायत और फिर शुरू हुई जन सुनवाई। यहाँ भी मंत्री जी के पास वक्त की कमी दिखी और महज 11 मिनट में लोगों की शिकायतें लेकर यहाँ से चल निकले। जब हमने जानना चाहा कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों, तो जनाब कहने लगे कि अधिकतर शिकायतें आपसी झगड़ों की हैं और बिजली से जुड़ी समस्याओं का तो हाथों हाथ ही समाधान कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने नापासर में भी जन सुनवाई करी और जन सुनवाई के दौरान कई समस्याएं सामने आई, उनकी शिकायतें ले ली, लेकिन इन शिकायतों के बाद क्या इसका समाधान हो पाएगा, इस बारे में बात करते हैं खुद मंत्री जी से। संभाग में पानी और बिजली की एक बड़ी समस्या है, चूंकि आप बिजली के खुद मंत्री। यहाँ पानी को हाईलाइट किया नहीं गया, यहाँ इन्होंने पानी के बारे में नहीं बोला। नापासर में पानी यूँ भी बहुत है और जो बिजली की जितनी भी समस्या है उसका तो तुरंत मैंने ऑर्डर दे दिया। जाहिर सी बात है कि जो घंटों बैठकर मंत्री जी का इंतजार कर रहा होगा, उसे तो ये जन सुनवाई महज दिखावा ही लगेगी। इसमें गांव का कोई विकास होना तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे गांव का विकास कैसे होगा। सरकार आपके द्वार, इसका ये औचित्य क्या है ये मालूम नहीं पड़ रहा है। लमसम 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं रुका और कोई विशेष ऐसी बात नहीं हुई, जो हम यहाँ करीबन 3 घंटे हो गए। खिमसर ने इसके आगे भी 5 ग्राम पंचायतों में ठीक इसी अंदाज में जन सुनवाई की, यानी मंत्री जी गांव तो गए लेकिन ग्रामीण केवल उन्हें देख ही पाए, सुनने या बोलने का मौका जन सुनवाई में किसी को ना मिला। फर्स्ट इंडिया के लिए बीकानेर से सहयोगी विक्रम जगरवाल के साथ पीयूष शर्मा की रिपोर्ट। और पीयूष मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए, जानकारी जरा उनसे लेते हैं। पीयूष, याद कीजिए पिछली सरकार थी, गहलोत मुख्यमंत्री हुआ करते थे और एक जुमला चला करता था कि क्या मुख्यमंत्री जादूगर हैं। 11 मिनट में जनसुनवाई कर लेना, क्या वही सवाल फिर से नहीं दोहराता कि क्या मंत्री जी जादूगर हैं? देखिए, मंत्री जी ना तो जादूगर है और ना ही किसानों की पीड़ा हरने के लिए कोई भगवान का अवतार लिए गए हैं। हाँ। जो पीड़ा है, जो समस्या है, वो सुनने के बाद उसका जो समाधान के लिए उचित कदम उठाने पर ही किसानों को राहत मिल पाएगी। ये बात मंत्री महोदय जो गजेंद्र खिमसर है वो भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है और जो प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ इस दौरे में थे वो भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है। बावजूद इसके मंत्री ने न केवल ग्रामीणों की शिकायत सुनना उचित समझा, बल्कि केवल उनकी जो शिकायती पत्र थे वो कलेक्ट करवाए अधिकारियों के माध्यम से और सीधे कलेक्ट होने के बाद 10 से 11वें मिनट में उठकर वहां चले गए। तकरीबन 5 से 6 जो पंचायत समितियां थी राहुल, वहां पर अमूमन यही इसी तरह से जो जन सुनवाई है वो की गई। केवल जन सुनवाई तो केवल नाम थी, क्योंकि ग्रामीणों से जो डायरेक्ट बातचीत होना चाहिए थी मंत्री महोदय की, वो नहीं हो पाई। ग्रामीण जो अपना दर्द उनके सामने था, उनकी जो समस्या थी, उनकी जो परेशानी थी, खासतौर पे जो विद्युत विभाग से लेकर जो समस्या थी वो रखना चाहते थे मंत्री के सामने, लेकिन मंत्री ने उनसे बात करना तक उचित नहीं समझी। केवल बोला कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए और उस पर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, बाद की बात बाद में हो जाएगी। कभी यही जन सुनवाई थी तो फिर जो सुगम पोर्टल सरकार ने बनाया है तो शिकायतें तो वहां पर भी दर्ज हो सकती है कि मंत्रियों को गांवों में जाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, अधिकारियों को गांवों में चक्कर काटने की इसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो पोर्टल के माध्यम से सारा काम हो जाता। पीयूष, हल्के में ले रहे हैं मंत्री जी जन सुनवाई को? देखिए, मंत्री जी भले जन सुनवाई को हल्के में ले, लेकिन प्रदेश की जो मुखिया है, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, इस चीज को कतई हल्के में नहीं लेगी, क्योंकि उनका खुद मकसद है कि सरकार गांव तक जाए, मंत्री गांव तक जाए और जो आम इंसान है, आम जो ग्रामीण है, उनकी जो जन समस्या है उससे रूबरू हो। यही कारण था कि मुख्यमंत्री ने इस समय को चुना जब प्रचंड गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी के दौरान जो बिजली और पानी से जुड़ी जो समस्या है वो जब सामने आएगी तो उस बात का एहसास हो पाएगा कि आखिर क्या समस्या है और जो समस्या है उस समस्या में ये लोग किस तरह रह रहे हैं, किस तरह अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी जब उनकी नॉलेज में ये बात जाएगी। बिल्कुल पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बात की पीयूष ने मुख्यमंत्री की, और मुख्यमंत्री
हनुमानगढ़ में थी और वहां गोवर्धन मेरे सहयोगी मौजूद हैं, लगातार नजर बनाए हुए। गोवर्धन, जरा समझें इस बात को कि आज की हलचल हनुमानगढ़ के लिए कैसी थी, खासतौर पर जब मुख्यमंत्री के सामने सीधे अपनी समस्या रखने का मौका लोगों को मिला तो कैसा देखा आपने? देखिए, आज मुख्यमंत्री गंगानगर से शुरुआत करके उन्होंने हनुमानगढ़ जिले में जन समस्याएं सुनने का काम किया। अभी संगरिया में जन सुनवाई करने के बाद मुख्यमंत्री पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पे जो आईजीएनपी का लोहागढ़ हेड है, जहां पे राजस्थान के पूरी नहरी तंत्र को पानी सप्लाई होता है, उस पूरे हेड का उन्होंने निरीक्षण किया। बाकायदा जो सिंचाई विभाग के अफसर थे उनसे फीडबैक लिया कि पूरा नहरी तंत्र कैसे काम कर रहा है, टेल एंड पे जो आदमी बैठा हुआ है उसको पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इन सारी तमाम जो चीजें थी उसके बारे में उन्होंने आईजीएनपी के जो सीनियर ऑफिसर्स थे, जल संसाधन विभाग के जो आला अफसर थे, उन सब से ग्राउंड जीरो पे जाके फीडबैक लिया है कि पूरे नहरी तंत्र में जो पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पंजाब से किस मात्रा में पानी आता है, उस सारी चीज का उन्होंने लोहागढ़ हेड पे जाकर के फीडबैक लिया है। अभी मुख्यमंत्री कुछ ही देर में यह हनुमानगढ़ में आने वाली है। यहाँ एक होटल है निजी जो हनुमानगढ़ टाउन है उसके बाहर, वहां पे मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम करेंगी। चलिए गोवर्धन, जैसा कि बता रहे थे कि मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई की और खास तौर पर ये उत्तरी राजस्थान की बहुत बड़ी समस्या और बहुत खास इसलिए जिसको कि मैं जोड़ रहा हूं क्योंकि नहरी पानी का ये वो मुद्दा है जिससे ये उत्तरी पूरा का पूरा राजस्थान सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। और वजह ये है कि पंजाब का बॉर्डर और हरियाणा का बॉर्डर, ये वो दो मुख्य इलाके हैं जहां पर मुख्यमंत्री ध्यान देने के लिए पहुंची और उसके बाद में अब वो वापस से हनुमानगढ़ आई हैं। यहाँ पर वो रात्रि विश्राम करेंगी और कल फिर से उनका जन सुनवाई का दौर जारी रहेगा। देख सकते हैं लोग काफी भावुक दिखाई दिए अपनी समस्या को सामने रखने के लिए, और जब मुख्यमंत्री सामने होती है जाहिर है जो उम्मीदें होती हैं उन समस्याओं के निवारण को लेकर वो बढ़ जाती है। और हनुमानगढ़ से गोवर्धन को धन्यवाद देते हुए एक ब्रेक के लिए चलेंगे, फौरन लौटते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद में। दिल लगाकर तैयारी की हो, मेहनत की हो, सुखद भविष्य का सपना देखा हो, लेकिन कुछ धांधलेबाजों के चक्कर में या तो पास होने के बाद भी कुछ ना मिले या पूरी कोशिशों के बाद भी सफलता हाथ ना लगे, तो फिर दोष किसे दीजिएगा। आरपीएमटी परीक्षा अब दोबारा होगी। जिन बच्चों ने अब तक मेडिकल की किताबों को पढ़ा समझा था, अब वो कानूनी किताबों के जरिए अपना भविष्य तलाशते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल जायज है कि किसी की करनी का फल कोई और क्यों भरे। आगे बढ़े इससे पहले जरा ये समझते हैं कि विवादों में घिरी आरपीएमटी परीक्षा आखिर क्यों बनी, विवादों का केंद्र जरा पहले ये समझिए। विवादों में घिरी आरपीएमटी परीक्षा पर आखिरकार हाईकोर्ट ने आदेश देकर सब कुछ साफ कर दिया। 2014 के लिए हुई आरपीएमटी की परीक्षा में फेल हुए छात्रों ने बोनस अंकों को लेकर घपले का आरोप लगाया था। फेल हुए छात्रों का कहना था कि बोनस अंक देने में गड़बड़ी हुई है, इसलिए परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। वहीं पास हुए छात्रों के पास भी अपने तर्क थे। छात्रों का कहना था कि अगर अंकों में गड़बड़ी हुई है तो जांच होनी चाहिए, न कि परीक्षा दोबारा करानी चाहिए। मामले में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब ये पता चला कि आरपीएमटी परीक्षा की धांधली के लिए बने आयोग के अध्यक्ष का बेटा ही परीक्षा में पास नहीं हो सका। दोबारा परीक्षा होने से रोकने के लिए पास हुए अभ्यर्थियों के परिजनों और खुद अभ्यर्थियों ने कैंडल मार्च निकालकर सरकार से दोबारा परीक्षा न कराने की गुहार लगाई। पूरे मामले पर कोर्ट में लगातार बहस चलती रही। बुधवार को कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने एक दिन के लिए फैसला सुरक्षित रखा और अब कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि परीक्षा दोबारा होगी। कोर्ट के फैसले से जहां एक और अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है, तो वहीं सफल अभ्यर्थी कोर्ट के फैसले से आहत दिखे। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ हो गई कि प्रशासन की लापरवाही का सीधा खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।
आगे बढ़ा मामला। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएमटी 2014 की परीक्षा और 5 जून को जारी परिणाम को अवैध और असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि उच्चतम न्यायालय की अनुमति से संशोधित कैलेंडर में परीक्षा पुनः कराई जाए, यानी कि फिर से परीक्षा हो। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरपीएमटी में कड़ी प्रतियोगिता होती है, इसमें 0.001% अंक से भी बड़ा फेरबदल हो सकता है। जायज है, सही है, बात बिल्कुल ठीक है। ऐसे में इस तरह की गलती स्वीकार नहीं की जा सकती। इसके अलावा यह नहीं कहा जा सकता कि परसेंटाइल फॉर्मूले से सर्वोत्तम अभ्यर्थी का ही चयन होता है। न्यायाधीश मोहम्मद रफीक की अवकाशकालीन एकल पीठ ने करीब 5 दर्जन याचिकाओं पर फैसला देते हुए कहा कि हम मामले में विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों ने भी परीक्षा के फॉर्मूले पर शंका जताई है। विश्वविद्यालय अपना उद्देश्य पूरा करने में असफल रहा है। आज माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक फैसला था। इतने से शॉर्ट पीरियड में जो फैसला आया है और इतना बढ़िया फैसला आया है कि उसमें जो आरपीएमटी एग्ज़ाम 2014 जो कंडक्ट कराई थी आरयूएचएस ने, उस आरपीएमटी एग्ज़ाम का जो रिजल्ट 5 जून 2014 को जो डिक्लेयर किया था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हुए और एज अगेंस्ट द आर्टिकल 14 मानते हुए उसको क्वैश कर दिया। और जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो रिकंडक्ट कराने का जो डिसीजन लिया, वो डिसीजन को अपील कर दिया विद द परमिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो उनकी एसएलपी जो आईएफ जो उन्होंने फाइल की स्टेट गवर्नमेंट ने, उसके आधार पे। और जो अनसक्सेसफुल जो कैंडिडेट्स थे उनकी रिट याचिका स्वीकार करते हुए, और जो सक्सेसफुल जो कैंडिडेट्स थे उनकी रिट याचिका उन्होंने अस्वीकार कर दी। आरपीएमटी मामले में आज हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए फिर से परीक्षा करवाने के आदेश दिए। और दरअसल महत्वपूर्ण बात यही है, न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने करीब 5 दर्जन याचिकाओं पर संयुक्त रूप से यह फैसला दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में दखल देने से इनकार करने और हाई कोर्ट को 27 जून तक फैसला देने के आदेश इससे पहले दिए गए थे, और इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। और अशोक चौधरी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं, जानकारी जरा उनसे लेते हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अशोक, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, अभी फैसला आया है कि ये जो परीक्षा है ये दोबारा से कराई जाए। इससे पहले हम बात कर ही रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप निचली अदालत से फैसला करवा करके वापस आएँ, उसके बाद हम डेट्स दे देंगे। अब जरा ये समझना जरूरी है कि क्या जो याचिका करता है उनके पास में कोई दूसरा मौका है, वो डबल बेंच में जा सकते हैं, कानूनी प्रक्रिया क्या कहती है? बिल्कुल राहुल, जब ये फैसला आया है हाईकोर्ट ने अब साफ तौर पर परीक्षा वापस कराने की इजाज़त दे दी है, तो कहीं ना कहीं जो सफल अभ्यर्थी थे, जो चयनित अभ्यर्थी थे, उनके पास एक ये मौका जरूर है कि वो डबल बेंच में एक अपील कर सकते हैं कि वो फैसले संतुष्ट नहीं है, लिहाजा उन्हें एक मौका और दिया जाए सुनवाई का। लेकिन राहुल, यहाँ एक और भी बहुत से सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने एक जांच कमेटी का गठन किया, जांच कमेटी ने रिपोर्ट दी और रिपोर्ट के बाद ये सिफारिश की गई कि परीक्षा दोबारा कराया जाना उचित होगा, और सरकार उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट से वापस हाई कोर्ट के लिए निर्देशित कर दिया जाता है कि निचली अदालत से आप पहले फैसला जो करा करके लाइए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आपको डेट बढ़ाने के लिए इजाज़त देगा नहीं देगा, उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन इस सब के बीच राहुल, ये जो कमेटी बनाई गई थी, सबसे पहले उस पर ही सवाल खड़े हो गए जब ये पता चला कि जो जांच कमेटी के अध्यक्ष थे उनके खुद के बेटे ने आरपीएमटी की परीक्षा दी थी और वो उसमें असफल घोषित हो गया था। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वो एक तथ्य था। और राहुल, इसके साथ ही यहाँ एक चीज और देखने वाली होगी, सरकार ने परीक्षा दोबारा कराई जाए ना कराई जाए, इसके लिए एक जांच कमेटी का गठन तो कर दिया, लेकिन अगर धांधली हुई तो उसके बाद क्या एक मजिस्ट्रेटी जांच की आवश्यकता नहीं थी, या एक न्यायिक आयोग से जांच कराई जाने की आवश्यकता नहीं थी? आखिर दोषी कौन है? यह सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि आखिर दोषी कौन है, सबसे बड़ा सवाल यही है। अशोक, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। इस वक्त हमारे साथ एक अभिभावक जुड़े हुए हैं, अशोक अरोड़ा साहब हैं हमारे साथ, और इनके बेटे सफल इस परीक्षा में हुए थे और अब इस नतीजे के आने के बाद में उनको फिर से परीक्षा में बैठना पड़ेगा। अरोड़ा साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, हाई कोर्ट के इस डिसीजन के बाद में अब आपको किस तरह का महसूस हो रहा है? आप क्या महसूस कर रहे हैं और आपका बच्चा क्या महसूस कर रहा है? अरोड़ा साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो जी अरोड़ा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताएं सर। जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं ये जो डिसीजन आया इसके बाद? सर ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं जी। पीड़ा क्या है, क्या आप पीड़ा क्या है आपको, दुख किस बात? ये है हमारे बच्चों ने पढ़ के इस जगह पे पहुंचे। हाँ,
है ना। अब कल जो IIT में बच्चा फर्स्ट आया उसको आप बोलते हैं कि साहब अब आप कुछ भी नहीं है, पेपर आपके कैंसिल कर दिए गए हैं। तो अब जो उसकी मानसिक स्थिति होगी उससे ज्यादा मानसिक स्थिति हमारी है साहब। तो अब ये पूरा का पूरा मामला अरोड़ा साहब एक न्यायिक प्रक्रिया के से होकर के गुजर रहा है। अब डबल बेंच के पास जाने की बात की जा रही है, क्या आपकी तरफ से कोशिश है कि एक बार फिर से अपील करें, एक बार फिर से इस मामले को रखें डबल बेंच के सामने? सर हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, हाँ, अपना मुद्दा उठा रहे हैं वहाँ जाके। 30 तारीख को हमारी डेट है वहाँ, तो हमें उनसे पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ न्याय होगा साहब। अरोड़ा साहब एक तर्क ये भी है, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब पढ़ने वाला बच्चा है तो उसको परीक्षा से डरने की क्या जरूरत, वो तो कोई भी परीक्षा में बैठाइए वो तो पास हो ही जाएगा। नहीं सर, आप तो हर परीक्षा में बच्चे को पास करेंगे और हर परीक्षा में फेल कर देंगे अगली बार 2 दिन बाद। ये कोई तरीका नहीं हो ना सर। जब आपके पास रॉ मटेरियल सारा पड़ा है, बच्चे ने एग्जाम दे चुके हैं, बच्चे के सारे पेपर पड़े हैं, बच्चे जो पेपर सॉल्व करके है वो सब चीजें आपके पास हैं, आप रिजल्ट को रिव्यू करिए ना सर। बिल्कुल अरोड़ा, तो बिल्कुल सही बात है, आपकी वाजिब बात है, कहीं ना कहीं मनोबल जरूर गिरता है। कैंसिल करने का क्या मतलब है सर? वो बच्चों ने पढ़ के पास किया उस चीज को, आप रिजल्ट रिव्यू करिए। बिल्कुल यही हम भी कह रहे हैं अरोड़ा साहब कि आखिर किसी की करनी कोई और क्यों भुगते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। ये अशोक अरोड़ा साहब थे जो अपनी बात रखना चाह रहे थे। अशोक चौधरी मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। और अशोक, जहां से आपने छोड़ा था सवाल दरअसल वही है कि किसी की करनी का फल कोई दूसरा क्यों भुगते, बहुत संक्षेप में। बिल्कुल राहुल, ये अब अपने आप में एक बात जो निकल कर सामने आ रही है, सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर जो परीक्षा के अगर धांधली हुई तो वो धांधली जो हुई वो किस स्तर की धांधली थी? क्या उसमें कहीं पैसे का लेन देन किया गया, या वो गलती से हुई, या उसमें कौन लोग जिम्मेदार है? क्योंकि जहां तक सवाल है राजस्थान हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी का, जिसने इस परीक्षा का आयोजन किया था, पूरी जिम्मेदारी के साथ उसका आज भी दावा है, माननीय न्यायालय के सामने भी राजस्थान हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी ने तर्क दिया कि रिजल्ट पूरी तरह से निष्पक्ष और बिना किसी त्रुटि के घोषित किया गया है। तो ऐसे में सवाल यह है कि अगर कोई दोषी नहीं था तो फिर परीक्षा दोबारा आयोजित क्यों कराई गई, क्यों कमेटी ने इस तरह निर्णय दिया? और अगर दोषी हैं तो आखिर दोषियों की पहचान करने के लिए, उनको सजा दिलाने के लिए आखिर किस तरह की कार्रवाई सरकार के द्वारा की जाएगी? और आखिर अगर दोषियों को सजा नहीं दी जाएगी राहुल, तो क्या गारंटी है कि आगे आने वाली परीक्षाओं में इस तरह का खामियाजा और ज्यादा छात्रों को नहीं भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा सवाल है अशोक, ये बहुत बड़ा सवाल है। माफी चाहूंगा बीच में रोक रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अशोक चौधरी, हम तक ये जानकारी पहुंचा रहे थे। और दरअसल सवाल ये, किसी की करनी का फल कोई दूसरा क्यों भुगते, और अगर कोई दोषी है तो क्यों ना उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए एक नजीर हो और किसी का साल बर्बाद नहीं हो। बेहद महत्वपूर्ण ये सवाल है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आगे बिग फाइट लाइव है अश्विनी के साथ में, और सीधे अश्विनी के पास चलते जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आज का मुद्दा क्या है। अश्विनी, आज किस पर बिग फाइट? देखिए, मोदी सरकार 30 दिन पूरे कर चुकी है। 1 महीना कैसा बीता मोदी सरकार का, क्या अच्छे दिन आएंगे, ये परिकल्पना है, इस पर बात करेंगे आज। अच्छे दिन आएंगे या फिर नहीं आएंगे, बड़ा सवाल है। और लगातार पिछले 30 दिनों से यही चर्चा हो रही थी, क्या मोदी सरकार ने जो काम किया वो अच्छे दिन लाने वाला था, या फिर ये कड़वी दवाई 5 साल पीनी पड़ेगी। आगे बिग फाइट अश्विनी के साथ। फिलहाल आज की खबर में इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। लेकिन देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।